गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बुध काल के बारे में पढ़ा था और बुध काल के बारे में पढ़ते समय हमने जो बुध काल से संबंधित या बुध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जानकारी थी, हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और अब हम आगे बढ़ते हुए बुध काल की प्रशासनिक, आर्थिक और दोस्तों सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो आओ दोस्तों देखते हैं बुध काल की प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, किस प्रकार की थी। तो दोस्तों देखते, बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ था। वह राजा की स्थिति पहले की तुलना में शक्तिशाली हुई थी। अब वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा था। दोस्तों, बुध काल में बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। हमने देखा था, जो हमें ऋग्वेदिक काल में जो हमें मिलता है कि हमें जनपद की चर्चा मिलती है, जब हम उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल में हमें जन की चर्चा मिलती है। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो हमें जनपद की चर्चा मिलती है। उसके बाद में हमें महाजनपदों की चर्चा मिलती है। और ये महाजनपदों का समय जो था, ये वही समय था जिस समय भारत में बुध का उद्भव हुआ था। तो बुध लगभग महाजनपद काल के समकालीन थे। और दोस्तों, महाजनपद काल में एक तरफ बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ था, वह राजा की स्थिति पहले की तुलना में शक्तिशाली हुई थी और अब वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लग गया था। और यही वह समय था जब देश के अंदर ही बुध का भी उद्भव हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐत्रेय नामक ग्रंथ में राजत्व की रहस्यवादी व्याख्या दी गई है। दोस्तों, ऐत्रेय नामक ब्राह्मण ग्रंथ में राजत्व की रहस्यवादी व्याख्या दी गई है। राजत्व की रहस्यवादी व्याख्या से हमारा मतलब क्या होता है दोस्तों? राजत्व की रहस्यवादी व्याख्या से हमारा मतलब होता है कि अब राजा की पद को जो है एक देव द्वारा निर्मित, ईश्वर द्वारा निर्मित कहा जाने लग गया। राजत्व के पद की जो है व्याख्या कही जाने लगी कि राजा का पद है वो कोई आम पद नहीं है, वो भगवान द्वारा बनाया हुआ है। सृष्टि में भगवान ने राजा को इसलिए भेजा है ताकि वो एक व्यवस्था को कायम कर सके और लोग उस व्यवस्था के अंतर्गत रह के अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस तरीके से राजत्व की व्याख्या के अंतर्गत क्या करने का प्रयास करा गया कि राजत्व की व्याख्या के अंतर्गत राजा के पद को जो था वो देवत्व की एक तरीके से देन घोषित करने की कोशिश की गई कि वो भगवानों द्वारा बनाया हुआ है और राजा को अगर आप नहीं मानोगे तो वो अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए देवत्व की कह सकते हैं रहस्यवादी व्याख्या की गई, राजत्व की रहस्यवादी व्याख्या करी गई। आगे बढ़ते हैं। तो कर प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में हमें एकमात्र बलि कर की चर्चा मिलती है। फिर आगे उत्तर वैदिक काल में बलि के साथ शुल्क और भाग की भी चर्चा मिलती है। यहाँ पर आगे कर प्रणाली पहली बार पूर्ण रूप से स्थापित होगी। तो आप दोस्तों देखते रहें, पहली क्लासों से लेकर इस क्लास तक की इन चीज़ों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है इनकी तुलना करते रहे तो आप देखते चलेंगे धीरे धीरे कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। कर प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित होगी इसी काल में। कोषाध्यक्ष, बलि साधक, द्रोण मापक, रज्जु ग्राहक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कर प्रणाली स्थापित थी? क्योंकि हमें उस समय के साहित्यों से, ग्रंथों से बलि साधक मतलब कोषाध्यक्ष जिसे खजांची कहते हैं उसकी जानकारी मिलती है। द्रोण मापक, रज्जु ग्राहक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि वहां पर उस समय कर प्रणाली स्थापित हो गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथा पॉइंट, स्थायी सेना रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही की शुरुआत देखेंगे हम। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में ये नहीं थी जो यहाँ पर आके स्थापित होगी कि स्थायी सेना। अब राजा अपनी एक स्थायी सेना रखने लग गया था। इससे पूर्व राजा अपनी सेना सिर्फ कह सकते हैं कि कबायली जो लोग हुआ करते थे वही राजा की क्या कहते हैं सेना होते थे, वही राजा कह सकते हैं राजा की सहायता करते थे, या फिर राजा के जो सगे संबंधी जो रिश्तेदार होते थे वो राजा की सेना के तौर पे काम करते थे। लेकिन अब रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही की शुरुआत होगी। रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही की शुरुआत मतलब अब राजा और राजा की सहायता करने वाला कौन है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, कोई जान पहचान नहीं होगी। राजा इन्हें वेतन देगा, बदले में ये राजा की सहायता करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। उत्तर वैदिक काल की सभा समिति, उत्तर वैदिक काल में सभा समिति, विदत और गण, चार संस्था हम पाते हैं जो यहाँ पर आके लुप्त हो गई थी और एक नई कह सकते हैं एक नई संस्था का जन्म हुआ था जिसे कहा गया परिषद। जैसे आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होती है जो प्रधानमंत्री को सलाह देती है। इसी प्रकार से यहाँ पर राजा के लिए एक परिषद नामक नई संस्था का जन्म हुआ था जो राजा को परामर्श देती थी या सलाह देती थी। ये राजा को परामर्श या सलाह देने का कार्य करती थी। ध्यान रखें दोस्तों, परामर्श देती थी राजा को किस प्रकार से शासन करना है। दूसरा, लेखन कला के विकास के परिणाम राजकीय दस्तावेज अस्तित्व में आए। लेखन शैली का विकास हो गया था और इसी के कारण राजकीय दस्तावेज जो शासन से जुड़े हुए दस्तावेज है वो भी अब उभरने लगे थे, अस्तित्व में आए।
और इससे जुड़ा एक अधिकारी अक्ष पटलाधिकृत की चर्चा हमें मिलती है। यही वो चीज़ें जिनसे हम जान पाते हैं कि उस समय लेखन शैली का विकास हो चुका था। यही वो अधिकारी है जिनसे हम जान पाते हैं उस समय कर प्रणाली का विकास हो चुका था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल की जगह ग्राम ने ले ली। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल की जगह ग्राम ने ले ली। जो हम देखते ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल में हमें कुल ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अब ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आते दोस्तों आर्थिक व्यवस्था देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में इतने व्यापक परिवर्तन हुए कि अर्थव्यवस्था नगरीकरण के दौर में पहुंच गई। पहला नगरीकरण जो भारत में मिलेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा। उसके बाद वो नगरीकरण नष्ट हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, वैदिक संस्कृति आएगी, पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति होगी, किसी प्रकार का नगरीकरण या शहरीकरण देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बुद्ध काल में आके दूसरी बार अर्थव्यवस्था में इतने महान बड़े परिवर्तन होंगे कि वो अर्थव्यवस्था नगरीकरण के दौर में दोबारा से नगरीकरण हमें देखने को मिलेगा। तो कैसे दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में बेहतर किस्म के लौह उपकरणों का प्रयोग आरंभ हो गया था इस समय। तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ तो अच्छी कृषि होगी, अच्छी कृषि अधिशेष होगा जो सबको आगे कृषि वाणिज्य व्यापार सबको आगे प्रोग्रेस करेगा। शुरुआत हुई, परिणामतः बेहतर कृषि अधिशेष हुआ और लोहे के हल, कुदाल, हंसिया में लकड़ी के सॉकेट का प्रयोग, जिससे उपकरण की कुशलता बढ़ी। अब लोहे के हथियारों में जो जमीन खोदने का कार्य था उनमें लकड़ी का जो कहते हैं मुठ लगने लग गया था, जिससे जब उसे जमीन खोदते थे तो हाथ में झटका कम लगता था और जमीन खोदना आसान हो गया था, खेत जोतना आसान हो गया था। परिणामतः कृषि बढ़ी और कृषि बढ़ेगी तो वाणिज्य व्यापार शिल्प सब कुछ बढ़ेगा, शिल्प कुछ बढ़ेगा तो वो क्षेत्र बहुत जल्दी नगरीकरण मतलब शहरीकरण की अवस्था में पहुंच जाएगा। आते हैं दोस्तों आगे। उत्तर पश्चिम से जनसंख्या के प्रवास के कारण नई किस्म की फसलें आई। उत्तर पश्चिम मतलब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ये वाला क्षेत्र था, यहाँ से भारतीय लोगों का एक संपर्क हो रहा था। परिणाम स्वरूप नई किस्म की कहते हैं कि नई किस्म की फसलें भारत में आ रही थी और वो गंगा यमुना दोआब में या भारत के कृषि मैदानों में आकर स्थिर हो गई और यहाँ के लोग उनका प्रयोग करने लगे, जिससे खाद्यान्न और ज़्यादा बढ़ा। धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ। प्रथम बार दासों व कर्मकारों को कृषि में लगाया गया। तो दोस्तों दासों और कर्मकारों को सबसे पहले कृषि में इस काल में लगाया गया था और इस काल के परिणाम स्वरूप हमें दोबारा से कहते हैं दासों को और कर्मकारों को जो जेल बंदी होंगी उन्हें कृषि में लगाया जाए तो कृषि और बेहतर होगी। आगे बढ़ते हैं। शिल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध ग्रंथ में हमें 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन मिलता है। 18 प्रकार के शिल्पों का दोस्तों ध्यान रखें। यही वो चीज़ें जो हम अपने प्रश्नों के उत्तर में लिखेंगे, बीच बीच में डालेंगे इस तरह के उदाहरण, तो वो उत्तर बहुत सटीक और बहुत अच्छा माना जाएगा। लिखने वाले को ये समझ में आया कि हाँ आपको जानकारी है, आपने जानकारी के बेस पे चीज़ों को लिखा है, सिर्फ कहानी बनाते हुए नहीं लिखा है। आंसर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन मिलता है। शिल्प विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। शिल्प विशेषीकरण से हमारा मतलब होता है कि अब शिल्पों में भी विशेषीकरण मतलब अलग अलग प्रकार के शिल्प अलग अलग जगहों पर रहने लगे थे। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग शिल्प हुआ करते थे। हर चीज़ का हर प्रकार के शिल्प का एक अलग विशेष मतलब एक्सपर्ट कह सकते हैं कारीगर होता था। तो इसी शिल्प विशेषीकरण कहते हैं कि शिल्प धातु शिल्प का एक अलग है, और अगर हम बर्तनों की बात करें तो बर्तनों में जो शिल्पकारी होती है उसको लेके उसके कारीगर अलग होते थे। इसे ही शिल्प विशेषीकरण कहेंगे कि अब शिल्प अलग अलग तरीके के होने लगे और अलग अलग शिल्पों के कार्यों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट लोग होने लगे। कृषि व शिल्पों के साथ व्यापार वाणिज्य में भी प्रोत्साहन मिला। हमें व्यापारिक मार्गों के रूप में उत्तरापथ, दोस्तों ध्यान रखें, उत्तरापथ और दक्षिणापथ मार्ग की चर्चा मिलती है। विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। तक्षशिला ईरान, मध्य एशिया और बंगाल वर्मा आदि से जुड़ा हुआ था। तक्षशिला ईरान और मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तक्षशिला एक बड़ा विश्वविद्यालय भी था तक्षशिला, और शुरू से ही कहेंगे कि ये जो क्षेत्र था भारत का उत्तरी पश्चिमी ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ये नगरीकरण था। यहाँ पर नगरीकरण बार बार हुआ और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो शुरुआती इतिहास है वो सबसे पहले विकसित अवस्था यहीं पे दिखाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य
इसी काल में मिलता है। मतलब मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है वो इसी काल में मिलता है। इससे पहले हमें मुद्रा के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर लेन देन होता था, आप मुझे ये वस्तु दो, बदले में आपको आपके जरूरत की वस्तु दे दूंगा। लेकिन मुद्रा का जो सबसे पहला हम प्रयोग देखेंगे वो बुद्ध काल में होगा, और ये मुद्रा नगरीकरण में व्यापार ने मुद्रा के उपयोग को संचालित किया। नगरीकरण व व्यापार जब ज्यादा होने लग गया तो मुद्रा की जरूरत महसूस हुई, और मुद्रा देखेंगे हम, मुद्रा का भी धीरे धीरे उद्भव हो गया, शुरुआत हो गई। सिक्के के रूप में हमें मुख्यतः सिक्के के रूप में ये मुद्रा आहत सिक्कों के रूप में पाई गई। आहत सिक्कों के रूप में, आहत सिक्के हम कहते हैं जिन पर कोई डिजाइन बना हुआ नहीं था, कोई चित्रकारी बनी हुई नहीं थी, कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ वो एक सिक्के के आकार की चीजें थी, धातु थी, और ये चांदी की हुआ करती थी, मोस्ट ज्यादातर चांदी की थी। तो आहत सिक्कों के रूप में है, जो मुख्यतः चांदी से निर्मित थी। और दोस्तों ये तांबे से भी निर्मित मिली है कुछ, लेकिन मुख्यतः चांदी से निर्मित मिले हैं। दूसरा, इस काल में द्वितीय नगरीकरण का विकास देखा गया। इस काल में द्वितीय नगरीकरण का विकास देखा गया। बौद्ध ग्रंथ से हमें 60 नगरों व 6 महानगरों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये बुद्ध काल की आर्थिक व्यवस्था थी जो काफी उन्नत थी। विदेशी व्यापार भी हो रहा था, देशी व्यापार भी हो रहा था, देश के अंदर व्यापार भी हो रहा था, और ये सारी अवस्थाएं जो दिखा रही थी कि बुद्ध काल की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की थी। सामाजिक व्यवस्था पे आते हैं दोस्तों थोड़ा सा, तो सामाजिक व्यवस्था पे देखते हैं। यह काल आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे और सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे, और ये काल इस परिवर्तनों से गुजर रहा था, इसलिए नए वर्ग भी अस्तित्व में आए। श्रेष्ठी, गृहपति अथवा गृहपति, ये नए वर्ग थे जो व्यापार करते थे, और ये अस्तित्व में आने शुरू हो गए, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारी अस्तित्व में आएंगे, और नए प्रकार के जो व्यापारी अस्तित्व में आए उनको श्रेष्ठी या गृहपति कहा गया। आगे बढ़ेंगे। वर्ण विभाजन का आधार पेशे के स्थान पर जन्म ने ले लिया। वर्ण विभाजन का जो आधार था, पहले जो वर्ण विभाजन हम वैदिक काल में देखेंगे वो कर्म के आधार पर था। कोई व्यक्ति जो कार्य करता था वो उसी वर्ण में डाल दिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मानसिकता संकीर्ण हुई, और बाद में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया गया, और इस समय तक आते आते वर्ण व्यवस्था को और कठोरता के साथ लागू करा, तथा एक विशिष्ट वर्ग के लिए एक विशिष्ट पेशा लागू कर दिया गया। जो व्यक्ति जिस वर्ग का है वो उसी पेशे को करेगा, उसी कार्य को करेगा, उस काम को नहीं छोड़ सकता, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था को विवाह आदि रीतियों में भी अपनाया गया। इस व्यवस्था को विवाह आदि रीतियों में भी अपनाया गया। अब वर्ण व्यवस्था में छोटे वर्ण का व्यक्ति छोटे वर्ण की स्त्री से शादी करेगा, बड़े वर्ण की जो वर्ण का व्यक्ति होगा वो बड़ी कह सकते हैं ऊंची जातियों के साथ ही शादी करेगा। तो ये शादियों में भी अपनाया गया, जो आज तक हमारे समाज में कहीं ना कहीं चालू है। साहित्यों से वर्ण व्यवस्था उल्लंघन का साक्ष्य मिलता है, लेकिन साहित्यों से हमें ये साक्ष्य मिलता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन होता था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। अनुलोम विवाह मतलब होता है जब पुरुष ऊंची कह सकते हैं जाति का होता है और महिला नीची जाति की होती थी, इन दोनों की शादी होती थी। और प्रतिलोम विवाह जब महिला ऊंची जाति की और पुरुष नीची जाति का, इन दोनों के विवाह के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके परिणाम से वर्ण संकर या जातियों का विकास हुआ। जब दोस्तों एक ब्राह्मण ने और एक क्षत्रिय ने जो शादी कर ली, उनसे उत्पन्न जो संतान थी, उनसे उत्पन्न जो बच्चा था, अब उसे ना आप पूर्ण रूप से ब्राह्मण कह सकते, ना पूर्ण रूप से क्षत्रिय कह सकते। तो ऐसा माने जाने लग गया कि उनसे मिलके जिस बच्चे का जन्म हुआ वो एक नई जाति का या एक नए वर्ण संकर का बच्चा माना गया। और इस प्रकार से हम देखेंगे जातियों के बंधन आपस में टूटे, अलग अलग दो वर्ण व्यवस्था के लोगों ने शादी करी और उनसे उत्पन्न बच्चे को एक नई जाति का नाम दे दिया गया। और इस प्रकार हम बहुत सारी जातियों को देखते हैं जो आज भी हमारे समाज में बनी हुई है। सामाजिक व्यवस्था जटिल हुई, सामाजिक व्यवस्था जटिल हुई जिसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। दोस्तों जब जब ब्राह्मणवादी कह सकते हैं संस्कृति या ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा का पुनरुत्थान होगा, तब तक महिलाओं की स्थिति डाउन होगी, दयनीय होगी। बुद्ध काल तक आकर ब्राह्मण पंथ का दृष्टिकोण कठोर कर्मकांडवादी हुआ। तो दोस्तों ये उस समय की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के योगदान को। दोस्तों बौद्ध धर्म के जब हम योगदान की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करा और एक तरीके से ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी और उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया था।
हालांकि ये बात बिल्कुल एकदम स्वाभाविक है, कोई जिस सिस्टम को बनाया कोई व्यक्ति वो अपने आप को सिस्टम में सबसे ऊपर रखेगा। ब्राह्मणों ने यही कार्य करा कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। इन्होंने जो ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखा था और उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता को गौतम बुद्ध ने चुनौती दी। आगे बढ़ते हैं, वैदिक यज्ञ एवं कर्मकांड को अस्वीकार करा। हमने देखा था उत्तर वैदिक से ऋग्वैदिक की का और बढ़ते बढ़ते कि वैदिक जो यज्ञ होने लगे थे, शुरुआत में इनमें अनाजों की आहुति दी जाती थी, परंतु यहाँ तक आते आते जानवरों की बलि दी जाने लगी। कर्मकांडी प्रधान हो गए, मंत्रों का उच्चारण एकदम सटीक होने लग गया। मंत्रों के उच्चारण के लिए एक स्पेशल कह सकते हैं विशेष पुरोहित वर्ग की डिमांड होगी कि पुरोहित ही मंत्रों का उच्चारण सही कर सकता है, और ऐसा माना गया कि मंत्र से ही सृष्टि की रचना होगी। तो मंत्र को ये जो व्यक्ति इन्हें इतना महत्व दिया जाने लग गया कि ये भी निर्धारित कर दिया गया कि ये वर्ण व्यवस्था में ये वाला वर्ग मंत्र यज्ञ कर सकता है, ये वाला वर्ग यज्ञ नहीं कर सकता। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा साधन हो गया था कर्मकांड का, पाखंडवाद का। तो इन्होंने इस चीज को भी चुनौती दी। अहिंसा पर बल देकर पशुधन की सुरक्षा करी। अहिंसा पर बल दिया, पशु को नहीं मारना चाहिए, दया रखनी चाहिए सबके प्रति। तो पशु बल को इन्होंने सुरक्षा दी, सुरक्षा की। निचले वर्गों के लिए सहानुभूति दिखाई, निचले वर्गों के लिए सहानुभूति दिखाई, वह निर्वाण के रास्ते सबके लिए खोल दिए। और इन्होंने निर्वाण के रास्ते सबके लिए खोल दिए। सभी व्यक्ति जो गौतम बुद्ध के कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म को के रास्ते पर चलेंगे वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। महिलाओं के प्रति अति संवेदनशीलता दिखाई, महिलाओं के प्रति अति संवेदनशीलता दिखाई, वह संघ के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब जब ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा तब तब महिला की स्थिति गिरेगी। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलेगा कि इस समय तक आके जो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी वो बहुत ज्यादा हावी थी, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी थी, बहुत ज्यादा संकीर्ण हो चुकी थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ऐसे समय पर संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खोले। तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नजरिया रहा गौतम बुद्ध का। व्यापार वाणिज्य के विकास के रूप में कई व्यापारिक मार्गों को स्थापित किया। दोस्तों व्यापार वाणिज्य के विकास के रूप में कई व्यापारिक मार्गों को गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों ने स्थापित करा। उस समय कहा जाता था कि कहते हैं जिस मार्ग से गौतम बुद्ध या उनके शिष्य निकलते थे वो मार्ग एक व्यापारी मार्ग बन जाता था, और उन्हीं स्थलों से बहुत सारे व्यापारी व्यापार करते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर हमें बहुत सारे क्षेत्रों पर जहाँ पर वो रुकते थे उनके रुकने का बंदोबस्त करा जाता था, और इसी प्रकार से वहाँ पर धीरे धीरे सराय स्थापित होने लग गई बहुत सारे, जहाँ पर और भी व्यापारी रुक सकते थे। तो इस प्रकार से व्यापारी मार्गों की स्थापना हुई जो गौतम बुद्ध के कारण या फिर उनके अनुयायियों के कारण स्थापित हुए। कला के क्षेत्र में गांधार मूर्ति कला से सारनाथ तक का विकास बौद्ध परंपरा पर ही हुआ। गांधार मूर्ति कला को हम देखेंगे जो पूर्ण रूप से एक तरीके से कहेंगे बौद्ध संस्कृति पर आधारित है, और सारनाथ तक जो मूर्ति कला या और कलाओं का भी स्थापत्य कलाओं का भी विकास हुआ वो बौद्ध संस्कृति के आधार पर हुआ, बौद्धों के कारण हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, तो ब्राह्मण यहाँ पे हम देखेंगे सीमाएं देखेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म की अपनी भी सीमाएं थी, कुछ चीजें थी जो शायद हम कह सकते हैं उस जमाने जो जिस चीज से हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध चूक गए। तो सीमाएं क्या थी? ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार किया, परंतु कोई नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं करी। वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कोई नई सामाजिक व्यवस्था बना के नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था को ना मान के लोग ये माने। तो एक तरीके से कह सकते हैं वो जो समय था उस समय की मांग थी कि वर्ण व्यवस्था लाई जाए, ताकि लोग अपने अपने कह सकते हैं कि अपने अपने लगभग पेशे पे लगे रहे, अपना अपना कार्य करते रहे। तो गौतम बुद्ध ने कोई ऐसी दूसरी व्यवस्था को स्थापित नहीं करा। महिलाओं के लिए संघ के दरवाजे खोले, परंतु समान व्यवहार नहीं कर सके। महिलाओं के लिए संघ के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन समान व्यवहार नहीं कर सके। महिला भिक्षुणियों को भी पुरुष भिक्षुओं के अधीन कर दिया गया। महिलाओं के लिए कोई अलग से कह सकते हैं व्यवस्था नहीं करी गई। आगे बढ़ते दोस्तों, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण अब देखते हैं बौद्ध धर्म ऐसी क्या विशेषता थी कि उस समय जैन धर्म भी स्थापित था। उस समय आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म तो था ही था, और उस समय आपका बहुत सारे भौतिक चिंतनवादी कह सकते हैं सोच समझ विचार भी आए। लेकिन क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म भारत में फैला, और भारत में फैलने के साथ साथ पूरे विश्व में पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसी लोकप्रियता देखते हैं कि लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो दो दोस्तों देखते हैं, आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर स्वयं को विवाद से दूर रखा। जहाँ सब
आपस में लड़ रहे थे कि आत्मा होती हैं, दूसरा कहता था आत्मा नहीं है। गौतम बुद्ध इस चीज़ पे बिल्कुल मौन रहे और उन्होंने इस विवाद में नहीं पड़े। बिल्कुल जाति विभाजन को अस्वीकार कर बहुजन निम्न वर्ग को स्वीकार किया, जाति विभाजन को अस्वीकार करा इन्होंने, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करा, जिसके माध्यम से, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से एक कह सकते हैं बड़े वर्ग को निम्न जाति का घोषित कर दिया गया था। उस बड़े वर्ग को गौतम बुद्ध ने स्वीकार करा, तो निश्चित ही एक बड़े वर्ग में जो गौतम बुद्ध का प्रचार हुआ, लोकप्रियता बढ़ी। पशु हत्या को हतोत्साहित करा, पशु हत्या को रोकने का प्रयास करा, मुनाफाखोरी को प्रोत्साहित करा। गौतम बुद्ध, क्योंकि वो समय व्यापार का कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य का समय था, नगरीकरण का समय था, तो गौतम बुद्ध ने मुनाफाखोरी, मतलब आप मुनाफा कर सकते हो, एक हद सीमा तक आप मुनाफा कर सकते हो, इस चीज को लेके प्रोत्साहन दिया। तो व्यापारी वर्ग का भी कह सकते हैं साथ मिला गौतम बुद्ध को। निर्वाण का दरवाजा सभी सभी वर्णों के लिए खोल दिया। दोस्तों निर्वाण का दरवाजा सभी वर्णों के लिए खोला। राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, राजकीय संरक्षण भी बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। हम देखेंगे उदयन हो गया, अजातशत्रु हो गया, और उसके बाद सम्राट अशोक हो गए, और भी बहुत सारे शासक रहेंगे जिनके द्वारा बौद्ध धर्म को एक तरीके से संरक्षण प्राप्त हुआ। इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, सुरक्षा दी और बौद्ध धर्म को बढ़ाने का कार्य किया। संस्कृत को छोड़ जनभाषा पाली को अपनाया, पाली को अपनाया। दोस्तों संस्कृत उस समय कुछ लोग बोलते थे, लेकिन जो आम जनते जिनकी बहुत सारी संख्या थी, जो बहुत अपनी आबादी में बहुत ज़्यादा वो करते थे, वो पाली भाषा बोलते थे, और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग करा ताकि उन आम जनता से या बहुसंख्यक जनता से एक अच्छा संपर्क गौतम बुद्ध का स्थापित हो पाए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय कुछ महत्वपूर्ण शासकों ने भी बौद्ध धर्म को भारत से बाहर प्रसार, सॉरी दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कारण, ऐसे क्या कारण है कि वो भारत के बाहर भी फैल गया। तो इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का लचीला दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म का लचीला दृष्टिकोण कि जहाँ गया वहाँ पर उनके अनुरूप ढल गया और वहाँ के लोगों को पसंद आया और वहाँ पर बौद्ध धर्म पनपना लग गया, जहाँ गया वहाँ की परिस्थितियों अनुसार ढल गया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के तर्कपूर्ण सिद्धांतों से विश्व भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। बौद्ध धर्म के तर्कपूर्ण सिद्धांतों ने, क्योंकि और धर्म थे वो कर्मकांडी थे, और धर्म थे जो बिल्कुल पाखंडवादी बात करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने जो तर्कवाद की बात करी थी, इनके तर्कों ने जो कहते हैं इनके दिमाग से जिस प्रकार के प्रश्न निकले और जिस प्रकार के उनके उत्तर निकले, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करा। भारत में स्थापित महत्वपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालयों ने भी बौद्ध धर्म को भारत से बाहर प्रसारित करने में सहयोग करा। जैसे तक्षशिला, यहाँ पर दोस्तों बाहर से कह सकते हैं बाहर से विद्यार्थी आते थे, यहाँ पढ़ते थे, और फिर यहाँ से पढ़ के जब वो जाते थे तो अपने अपने क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। और विक्रमशिला आदि के कारण, और यहाँ से पढ़े लिखे बहुत सारे हमारे क्षेत्रों के, हमारे देश के विद्यार्थी बाहर गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार करा। बौद्ध धर्म अपने स्वरूप में मिशनरी था। बौद्ध धर्म अपने स्वरूप में मिशनरी का मतलब एक मिशन की तरह था। गौतम बुद्ध जिनको शिक्षा देते थे, अपने जिन अनुयायियों को शिक्षा देते थे, उनसे कहते थे अब आप जाइए और इस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे गौतम बुद्ध का कह सकते हैं विचार फैलते चले गए और बौद्ध धर्म फैलता चला गया। भिक्षुओं ने स्वयं दूर दूर की यात्रा की, और जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भिक्षु थे उन्होंने स्वयं दूर दूर की यात्रा करी और बौद्ध धर्म को प्रसार करा, इसलिए बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला। आगे देखते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण शासकों ने भी बौद्ध धर्म को भारत से बाहर प्रसारित करने का कार्य किया। जैसे सम्राट अशोक को हम देखेंगे कि भारत से बाहर फैलाया, और हम देखेंगे कि पूर्वी देशों में सम्राट अशोक ने फैलाया और दक्षिणी देशों में सम्राट अशोक ने फैलाया, और धीरे धीरे वहाँ से वो और क्षेत्रों में फैलता चला गया। बौद्ध धर्म ने कुछ ऐसे विषयों को बनाया, मुद्दा बनाया जिनका जवाब विश्व भर में खोजा जा रहा था। कुछ ऐसे विषयों को मुद्दा बनाया जिनका जवाब विश्व भर में खोजा जा रहा था। जैसे कह सकते हैं कि दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये ऐसे सवाल थे जिनके बारे में पूरी दुनिया में खोजा रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनको, वो कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा इनका सही कह सकते हैं अर्थ निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध काल की विशेषता है तो छठी सदी ईसा पूर्व न केवल बौद्ध काल की विशेषता, छठी सदी ईसा पूर्व न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व भर के लिए धार्मिक उथल पुथल का
धार्मिक उथल पुथल व बौद्धिक चिंतन का काल था, जहां भारत में बुद्ध, जैन व अन्य महान भौतिकवादी चिंतन रहे। वहीं चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में ध्रुष्ट और यूनान में पाइथागोरस का उद्भव हुआ। तो दोस्तों देखते हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थी, इसकी विशेषता क्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही हम बौद्ध काल कहते हैं। और बौद्ध काल की जो पहचान, जो विशेषता थी कि इस समय न केवल भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, एक महान चिंतक का जन्म हुआ, जैन का चिंतन हुआ, महावीर स्वामी का क्या कहते हैं जन्म हुआ, बल्कि ये विश्व भर में ऐसा हो रहा था। हम देखते हैं कि चीन में कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ, कन्फ्यूश चीन में एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि विचारक माने गए। ईरान में ज़रथुस्त्र का जन्म हुआ, जो ईरान के बहुत बड़े विचारक माने गए। और यूनान में पाइथागोरस का उद्भव हुआ। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के बारे में था।